तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 3 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि बैटल ऑफ जो प्लासी था, जो 27 जून 1757 को लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ तो आपके सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, यानी कि अंग्रेज़ों की जीत होती है। इसके बाद बक्सर के युद्ध होता है, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर, जो आपका 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है। और जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, इसमें 3 राजा एक साथ हो जाते हैं। पहला है आपके मीर कासिम, दूसरा है शुजाउद्दौला, तीसरा है शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों नवाब एक तरफ और एक तरफ अकेले हेक्टर मुनरो था। ठीक है, इसमें भी हेक्टर मुनरो की ही जीत हो जाती है। कहने का मतलब है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध जब अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लिया जाता है, उसके बाद अंग्रेज़ी जो सत्ता है वो भारत में और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके बाद 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत में 3 प्लेस पे, एक है मद्रास, एक है बिहार और एक है उड़ीसा, इन तीनों प्लेस पे टैक्सेशन राइट भी उनको मिल गया था, यानी कि दीवानी अधिकार। उसके बाद आपको बताया गया था कि 1765 से लेकर 1772 ईस्वी के बीच में, 1765 से लेके 1772 ईस्वी के बीच में बंगाल में द्वैत शासन का स्थापना किया गया था। अगर द्वैत शासन देखिएगा, यानी कि 2 तरह से शासन, तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक चलता है। और अगर इसमें अगर देखिएगा, उस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो द्वैत शासन का अर्थ समझिएगा कि इसमें 2 तरह का शासन होगा। एक है आपका दीवानी अधिकार, यानी कि टैक्स लेने का अधिकार। अभी आपको बताया गया था कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी, ये दोनों जो युद्ध हुआ था, ये अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लिया गया था। उसके बाद 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह पे दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया था। तो द्वैत शासन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि जो रेवेन्यू लेना था वो आपका कंपनी ले रही थी, और जो शासन करना था वो यहाँ का शासन करता था, जिसको हम लोग निजामत शासन कहते हैं, यानी कि गवर्नेंस वाला पार्ट। तो द्वैत शासन का अर्थ समझिएगा कि इसमें 2 तरह का शासन होता है। इसमें शासन कोई और करेगा, जबकि टैक्स कोई और लेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, हम लोग देखे थे कि इसके बाद जो है वो द्वैत शासन के अंतर्गत भारत में कई सारा जो कंपनियां के जो सदस्य थे, कंपनी के सदस्य, ये काफ़ी अधिक मात्रा में लूटपाट मचा रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसको यहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं इनको कंट्रोल करने के लिए समय समय पे कई एक्ट पारित करने पड़े। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग भारत का संवैधानिक विकास देख रहे थे, तो इसमें देखिए कि इसमें जो है वो 2 तरह का शासन होता है। एक है आपका कंपनी का शासन और एक है क्राउन का शासन। तो हम लोग जो कंपनी का शासन है, ये हम लोग देखे थे, जो आपका 1773 से लेके 1857 तक चलता है। जब 1857 की क्रांति हो जाती है, फिर इस समय कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, और कंपनी को रिप्लेस करके जो महारानी है वो खुद यहाँ पे शासन करती है। इसी तरह हम लोग देखिए कि जो क्राउन का जो शासन है, ये आपका 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। इसके बीच में आपको बताया गया था कि कंपनी के शासन के अंतर्गत सबसे पहले तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद है 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, फिर है आपका 1833 का चार्टर एक्ट, और नेक्स्ट है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। और अगर हम लोग क्राउन का शासन देखें, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। उसके बाद 1919 का
भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया। और नेक्स्ट और एक आपका है सबसे लास्ट में भारत स्वतंत्रता आंदोलन 1947 सबसे लास्ट में आया था। इसके बाद फिर भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। तो यहाँ तक का कहानी हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आपको बताया गया था कि जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया उसके बाद हमारे यहाँ मतलब कि भारत को दो डोमिनियन यानी कि दो अधिराज्य में तोड़कर अंग्रेज़ गए। एक है आपका भारत और एक है आपका पाकिस्तान। ये दो अधिराज्य में इसको तोड़कर गए। तो अब भारत के समक्ष ये चुनौती आया कि अब भविष्य में ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो जिससे हमारा जो भारत है इसका और भी टुकड़ा हो। इसलिए हमारे समक्ष जो था वो एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती आ गई कि जिसके माध्यम से इस पूरे भारत को हम लोग जोड़कर रखेंगे। तो इसी के क्रम में सबसे पहले संविधान सभा का गठन होता है। तो इसका पीछे का जो पृष्ठभूमि रहा है संविधान सभा का वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया था कि जैसे कि हम लोग जो संविधान सभा जानते हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अगर विश्व की प्रथम संविधान सभा की बात करें तो वो 1787 ईस्वी में गठित की गई थी और वो आपका यूएसए में हुआ था, जिसका नाम रखा गया था फिलाडेल्फिया। ठीक है, तो फिलाडेल्फिया के नाम से एक संविधान सभा बनाया गया था यूएसए में। कब? तो 1787 में। इसके बाद देखिए, इसके ठीक 2 साल के बाद फ्रांस की क्रांति जब होती है, तो फ्रांस की क्रांति के बाद जब फ्रांस को आज़ादी मिलता है तो उसके बाद फ्रांस में भी संविधान सभा का गठन होता है 1789 ईस्वी में, जिसका नाम रखा जाता है नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार दिया गया था वो आपका हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। और ये जो हेनरी मैन है ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, अगर भारत में संविधान सभा की विकास यात्रा को हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले एक डेट याद रखना होता है, वो है आपका 1895। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक विधेयक पेश किया जाता है जिसका नाम है स्वराज विधेयक। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। और ये जो मांग है ये आपका अनौपचारिक रूप से किया गया था। इसके अलावा देखिए, 1918 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो इसमें सेल्फ फैक्सप्रेशन की मांग की गई थी। तो इस समय भी आपका संविधान सभा की मांग किया गया था, वो याद रखिएगा, कांग्रेस अधिवेशन में भी। इसके अलावा देखिए, जब 1919 का एक्ट आया था तो हम लोग जानते हैं ना कि 1919 का जो एक्ट आया था इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। तो उस समय भी संविधान सभा की बात कही गई थी, बट उसको जो है वो ब्रिटिशर्स लोग जो है वो नकार देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी एक मैगजीन लिखते हैं, यंग इंडिया मैगजीन, और इस मैगजीन के माध्यम से भी संविधान सभा की मांग की जाती है। इसके बाद एक और डेट आता है, वो है आपका 1924। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू जो है ये बम्बई अधिवेशन में संविधान सभा की मांग करते हैं। नेक्स्ट है आपका 1934। तो 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय जो कि एक साम्यवादी नेता थे, इनके द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। और ये पहला जो था वो औपचारिक मांग किया गया था, यानी कि ऑफिशियल डिमांड किया गया था। तो 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय जो कि साम्यवादी नेता थे, तो जेल से संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किए थे। तो अगर औपचारिक मांग की अगर बात की जाए तो वो आपका मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, और अगर अनऑफिशियल यानी कि अनौपचारिक मांग की बात की जाए तो वो आपका 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस विधेयक के माध्यम से? तो वो आपका स्वराज विधेयक के माध्यम से। इसके अलावा देखिएगा, एक और डेट आता है आपका 1934। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा भी 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। इसके अलावा देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है वो
1938 ईस्वी में औपचारिक मांग करते हैं, यानी कि ऑफिशियल डिमांड करते हैं संविधान सभा की। इसके बाद न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में ये मांग करते हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी है, ये 1938 ईस्वी में संविधान सभा की ऑफिशियल मांग करते हैं, और वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से करते हैं, जिस न्यूज़पेपर का नाम था न्यू हेराल्ड। ठीक है। और इसमें जो संविधान सभा की बात की गई थी, वो आपका एडल्ट फ्रांचीज के द्वारा ये किया गया था, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पे ये मांग किया गया था। तो आगे देखिए, संविधान सभा की अगर हम लोग पहली मांग देखें, तो वो आपका सबसे पहले 1895 ईस्वी में किया गया था, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और जो बाल गंगाधर तिलक है, ये आपका अनौपचारिक मांग था, यानी कि अनऑफिशियल मांग था। इसके बाद अगर हम लोग संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की बात करें, तो जो आपका जो पहली औपचारिक मांग था, वो आपका एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। तो एम.एन. रॉय का अगर पूरा नाम देखिए, तो उनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि एम.एन. रॉय, इसके द्वारा संविधान सभा की ऑफिशियल यानी कि औपचारिक मांग किया गया था। तो ये जो एम.एन. रॉय है, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय, ये जेल से ही संविधान सभा की मांग करते हैं। और अभी बताया गया था कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो मांग किया गया था, ये आपका अनौपचारिक था, यानी कि अनऑफिशियल डिमांड किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ऑफिशियल डिमांड 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। और यदि एम.एन. रॉय की अगर पूरा नाम जाने हम लोग, वो है आपका मानवेंद्र नाथ रॉय। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए कि अगर हम लोग भारत की संविधान सभा की बात करें, तो जब 8 अगस्त 1940 को जो आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, इसके द्वारा ये कहा गया था कि जब युद्ध समाप्ति हो जाएगा, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, जो आपका 1939 से लेकर 1945 तक चलता है, तो इसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा बोला गया था, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, कि जब युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, तब हम लोग संविधान सभा बनाने की छूट आपको दे देंगे, और आपका जो मांग है इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और भारतीयों के समक्ष ये शर्त रखा गया था, यदि भारतीय सैनिक अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हेल्प करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो फिर भारत को आज़ाद भी कर दिया जाएगा, और यहाँ पे संविधान सभा बनाने की जो बात है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए, हम लोग देखते हैं कि 1942 में एक आपका प्रस्ताव आता है, जिसको हम लोग क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। तो क्रिप्स जो प्रस्ताव है, ये आपका 1982 में आता है, और आपका अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1940 को आता है। ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो आता है, इसमें भी ठीक यही बात कहा गया था कि युद्ध के बाद जो है आपको संविधान सभा बनाने की इजाज़त दी जाएगी, बट ये भारतीय लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना ही अगस्त प्रस्ताव को, ना ही क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है। इसके बाद देखिए, ब्रिटेन में इलेक्शन होता है 1945 ईस्वी में। तो अगर हम लोग ब्रिटेन की इलेक्शन की बात करें, जो कि 1945 ईस्वी में होती है, इसमें 2 पार्टी रहता है। ठीक है। एक पार्टी है आपका कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है। और जो दूसरा पार्टी है, ये है आपका लेबर पार्टी। और जो आपका कंजर्वेटिव पार्टी तरफ से जो लीड कर रहे थे, जो हेड थे, वो थे आपके विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी तरफ से हेड कर थे। वहीं अगर लेबर पार्टी, जिसका नेतृत्व क्लीमेंट एटली के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जब ब्रिटेन में जब चुनाव होता है, तो चर्चिल की हार होती है, वहीं क्लीमेंट एटली की जीत होती है। इसके बाद देखिए, जब ये क्लीमेंट एटली को विजय मिलता है इस इलेक्शन में, तो इसके जीत के बाद कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। तो जो कैबिनेट मिशन है, ये 24 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली के द्वारा ये भेजा गया था। और क्लीमेंट एटली कौन था? तो उस समय ये ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आगे देखिए, अगर हम लोग कैबिनेट मिशन की बात करें,
3 पॉइंट याद रखना है। एक है आपका अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था, 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद आपका ठीक 2 साल के बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में, ठीक है। और उसके ठीक 4 साल के बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसको क्लीमेंट एटली के द्वारा 24 मार्च 1946 को भेजा जाता है। और अगर हम लोग कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन में आपके एक टिक याद रखिएगा, PAS। तो P से आपका पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, A से आपका AB अलेक्जेंडर हो जाएगा, और S से आपका स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत के, ये मतलब भारत मंत्री थे, और जो AB अलेक्जेंडर थे ये नेवी मंत्री थे ब्रिटिशर्स के लिए, है ना। यानी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में नेवी मंत्री AB अलेक्जेंडर था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में व्यापार मंत्री आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, ठीक है। तो इन तीनों को शामिल करके कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा जाता है 1946 में, ठीक है। और ये जो मतलब कि क्लीमेंट के द्वारा ये जो मिशन भेजा गया था आपका, इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। तो इस मिशन के द्वारा घोषणा किया गया था 16 मई 1946 को। इसमें 2 घोषणा किया गया। एक तो आपका संविधान सभा का घोषणा किया गया कि ठीक है आप संविधान सभा बना लीजिए, और एक आपका अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट की बात किया गया इसमें। तो जो कैबिनेट मिशन था इसको क्लीमेंट के द्वारा भेजा गया कब, तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को। और ये कैबिनेट मिशन जो है ये घोषणा अपना कब देता है, तो 16 मई 1946 को घोषणा देता है। घोषणा में 2 बात कहता है, एक संविधान सभा की बात करता है और एक आपका अंतरिम सरकार की बात करता है। तो पहले भी हम लोग संविधान सभा की बारे में चर्चा करते हैं, इसके बाद हम लोग अंतरिम सरकार के बारे में आगे पढ़ेंगे ही। तो हमेशा याद रखना है कि जो संविधान सभा और जो आपका अंतरिम सरकार है ये किस मिशन के द्वारा लाया गया था, तो आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति है जिसको ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रखिएगा, PAS। तो S से आपका स्टेफर्ड क्रिप्स, A से आपका AB अलेक्जेंडर, और P से पैथिक लॉरेंस, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम लोग सबसे पहले संविधान सभा की बात करते हैं। तो संविधान सभा के बारे में बताया गया था कि जो संविधान सभा है इसमें 3 तरह का क्षेत्र शामिल किया जाएगा। पहला तो आपका है ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस को शामिल किया गया था इसमें। दूसरा है आपका राजवाड़े का क्षेत्र यानी कि देसी रियासत की बात की जाए जैसे कि हैदराबाद देसी रियासत, तो इन सभी को इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा एक और क्षेत्र था जिसको हम लोग कमिश्नरी कहते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा में 3 तरह के क्षेत्र को शामिल किया गया। एक है ब्रिटिश प्रांत, दूसरा है राजा रजवाड़े यानी कि देसी रियासत को, और तीसरा है आपका कमिश्नरी, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत की संविधान सभा का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाए तो इसमें टोटल 389 सदस्य थे, यानी कि 389 इसमें सदस्य थे। और अगर 389 जो सदस्य हैं अगर इनका डिवीज़न किया जाए तो ये 2 भागों में होता है, 3 भागों में। अभी आपको बताया गया था कि जो संविधान सभा है इसमें किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो पहला है ब्रिटिश प्रांत, दूसरा है राजा रजवाड़े यानी कि देसी रियासत, और तीसरा है आपका कमिश्नरी क्षेत्र को, ठीक है। तो यहीं पे जो आपका ब्रिटिश प्रांत है इसको 292 इसमें 292 सदस्य इसमें शामिल थे, किसमें, संविधान सभा में। वहीं अगर देसी रियासत की बात की जाए यानी कि राजा रजवाड़े की प्रिंसली स्टेट की, तो इसके 93 सदस्य इसमें शामिल थे। इसके अलावा देखिएगा जो कमिश्नरी है, कमिश्नरी क्षेत्र जिसको संविधान सभा में शामिल किया गया था, तो कमिश्नरी क्षेत्र के टोटल 4 सदस्य इसमें शामिल थे, ठीक है। तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य, संविधान सभा में राजा रजवाड़े क्षेत्र के 93 सदस्य और कमिश्नरी क्षेत्र के 4 सदस्य शामिल थे। इसके अलावा देखिए
अगर कमिश्नरी क्षेत्र पूछा जाए, जो 4 थे वो 4 कौन कौन थे। इसमें एक सीरीज याद रखिएगा ABCD। तो ए से आपका अजमेर कमिश्नरी आ जाएगा, बी से आपका बलूचिस्तान कमिश्नरी आ जाएगा, सी से आपका कुर्ग कमिश्नरी और डी से आपका दिल्ली कमिश्नरी आ जाएगा। तो ABCD ये 4 कमिश्नरी था, इसको आप सीरीज में याद रखिएगा। ये ABCD केवल आपको याद करने के लिए दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा देखिए, अभी आपको बताया गया था कि जो संविधान सभा है इसमें टोटल 389 सदस्य हैं। 389 सदस्यों का जो डिवीज़न किया गया है यानी कि विभाजन, ये आपका ब्रिटिश प्रांत से किया गया है, जो कि आपके 208 सदस्य हैं, नहीं सॉरी 292 सदस्य हैं। इसके अलावा 4 जो है वो आपका कमिश्नरी क्षेत्र से है और 93 जो है वो आपका प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासत से है। तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिए जो आपका 296 है ये आपका ब्रिटिश प्रांत से है, 4 आपका कमिश्नरी से है। कमिश्नरी हम लोग बात किए ABCD के ट्रिक से याद किए थे, तो 296 और इधर 4, ये जो है इसको टोटल हो गया 296। तो नहीं सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो देखिए मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए यहाँ 296 नहीं होगा बल्कि 292 होगा। तो 292 प्लस 4 यानी कि 296, ये जो है ये निर्वाचित होंगे यानी कि इलेक्टेड होंगे, ठीक है। और जो आपका प्रिंसली स्टेट है यानी कि देसी रियासत, इसके जो 93 सदस्य हैं इसको मनोनीत किया जाएगा यानी कि नॉमिनेटेड। तो जो हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं, संविधान सभा में जो सदस्य हैं इनका जो ये निर्वाचन हुआ है ये 2 तरह से हुआ है। एक तो आपका निर्वाचित है यानी कि इलेक्टेड है और एक आपका मनोनीत है यानी कि नॉमिनेटेड है। तो ये 2 तरह से चुने गए थे, ठीक है। और संविधान सभा में 3 क्षेत्र को शामिल किया गया था, वो आपको बताया गया है, ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी प्रांत और आपका देसी रियासत। तो जो आपका ब्रिटिश प्रांत है 292 सदस्य और कमिश्नरी प्रांत है 4 सदस्य, इन दोनों के जो सदस्य हैं इनको निर्वाचित किया गया था, निर्वाचन के माध्यम से इसको चुना गया था। वहीं जो देसी रियासत है जिसमें 93 सदस्य थे इनको मनोनीत किया गया था, ठीक है ना। तो इसको मनोनयन के द्वारा इसको चुना गया था। वहीं अगर हम लोग चुनाव की बात करें तो जो चुनाव था ये आपका इनडायरेक्ट रूप से हुआ था यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ठीक है। और चुनाव केवल किसका हुआ था, एक आपका ब्रिटिश प्रांत का हुआ था और एक आपका कमिश्नरी का। ब्रिटिश प्रांत में 292 सदस्य, ठीक है, और इसमें 4 सदस्य, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 296 जो सदस्य है इनका चुनाव हुआ था। और चुनाव भी कैसा, तो आपका अप्रत्यक्ष माध्यम से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया गया था। इसके अलावा देखिए संविधान सभा का जो चुनाव था ये अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था और प्रांतीय विधानसभा के 1585 सदस्यों ने संविधान सभा का 296 सदस्यों को निर्वाचित किया था। ये ज़रूरी नहीं है, इसको हटा दीजिए। बिहार से कितनी महिला थी संविधान सभा में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग संविधान सभा में जो सीटें हैं तो सीटों का जो अगर संख्या देखें तो कितना कितना था, इसको केवल आप एक आइडिया रखिएगा। अभी बताया गया था संविधान सभा में 3 क्षेत्र को शामिल किया गया, एक आपका ब्रिटिश प्रांत, एक है आपका कमिश्नरी क्षेत्र और एक है आपका देसी रियासत। तो अगर इसमें सीटों का संख्या देखें तो सामान्य यानी कि जनरल के लिए 213 सीट, मुस्लिम वर्ग के लिए 79 सीट, सिख लोगों के लिए 4 सीट, महिला के लिए 15 सीट। ये महिला का जो 15 सीट है इसको आप इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप याद रखिएगा। SC लोगों का इसमें 26 सीट था और ST का 33 सीट था, ये आप पूरा याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए महिला का जो 15 सीट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अभी बताया गया कि जो 389 सदस्य है यानी कि 389, इसमें 296 जो सदस्य है ये निर्वाचित होंगे, ठीक है, यानी कि इसका इलेक्शन होगा। और जो 93 सदस्य हैं इनका मनोनयन किया जाएगा यानी कि इसको मनोनीत किया जाएगा। 93 आपका देसी रियासत से और 296 को 2 भागों में बांटा गया था, एक आपका 292 प्लस 4, 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 आपका कमिश्नरी क्षेत्र से।
तो इसमें भी दिया गया था कि इसका जो परिणाम आया, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, आपका फिर यूनिस्ट जो पार्टी है इसको 1 सीट, जो आपका कृषक क्रिजिया जो पार्टी है इसको 1 सीट, ये सब आप भूल जाइए, ठीक है ना। इसमें केवल याद रखिएगा कि जो 296 जो सीट पे जो निर्वाचन किया गया था, इसमें कांग्रेस को 208 सीट मिला था और मुस्लिम को 73 सीट मिला था, ये केवल आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं निर्दलीय को इसमें 8 सीट दिया गया था, ठीक ना। बाकी जो बच जाते हैं वो अन्य पार्टी को दिया गया था। तो 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला, निर्दलीय को 8 सीट मिला। इसके अलावा जितने बच गए वो अन्य पार्टी को मिला, ठीक है। तो ये 296 जो निर्वाचित हुए थे इनका डिवीज़न है। बाकी बात 93 का मनोनयन किया गया, वो तो आपको बता ही दिया गया देसी रियासतों के बारे में। अब देखिए संविधान सभा में कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, वो देखिए। सबसे पहले संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता थे जिनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी। तो साम्यवादी नेता एकमात्र वो है आपके सोमनाथ लाहिड़ी। इसके अलावा देखिए संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो ये कौन कहे थे, तो ये आपका है जी ऑस्टिन, यानी कि गॉडगिल ऑस्टिन, इनके द्वारा ये कहा गया था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो ये गॉडगिल ऑस्टिन के द्वारा ये बात कहा गया था। इसके बाद देखिए संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता कौन थे, तो वो थे आपके पी.एच. मोदी। पी.एच. मोदी, तो पी.एच. मोदी साहब एकमात्र पारसी नेता थे संविधान सभा में, ठीक है। इसके अलावा देखिए संविधान सभा में अगर सीटों के बारे में देखते हैं तो इसमें सीट हम लोगों को 2 तरह से देखना होता है, एक पहले का सीट और एक बाद का सीट। ये क्या बोल रहे हैं इसको समझिए। हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है ये 1946 में ही कर दिया जाता है। फिर हम लोग देखें कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया गया, वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत। तो संविधान सभा बन गया 1946 में ही, और भारत का जो है मतलब कि सेपरेशन किया गया, बांटा गया 1947 में। तो स्वाभाविक सी बात है कि कई सारे लोग तो पाकिस्तान गए ही थे, तो ऐसे में जो संविधान सभा है इसका संख्या घटेगा ही ना। संविधान सभा का जो सदस्य संख्या है इसमें तो कुछ ना कुछ कमी होगा ही होगा। तो देखिए अभी आपको बताया गया था कि जो पहले सीट था वो कितना था, वो था आपका 389। तो जो पहले सीट था वो था 389। फिर विभाजन के बाद यानी कि देश के विभाजन के बाद कितना सदस्य रह गया, तो वो है आपका 299, ठीक है। अब देखिए जब 389 सदस्य थे तो इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 आपके कमिश्नरी थे, यानी कि 296 जिनका निर्वाचन किया गया था। वहीं जो 93 थे ये आपके देसी रियासत के थे जिनका निर्वाचन नहीं किया गया था बल्कि इनका मनोनयन किया गया था। वहीं अगर हम लोग देश के विभाजन के बाद अगर सीटों की बात करें तो ये जो सीट संख्या थी ये मात्र 299 घटकर रह गई। और 299 में अगर ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो वो है आपका इसमें टोटल 226 सदस्य थे। और अगर देसी रियासत की देखें तो ये आपका 70 रह गया। और अगर कमिश्नरी की अगर बात करें तो वो आपका मात्र 3 रह गया। कहने का मतलब है कमिश्नरी पहले 4 था अब 3 रह गया। देसी रियासत पहले आपका 93 था अब 70 रह गया। और ब्रिटिश जो प्रांत है ये आपका 292 था अब 226 रह गया। और इनको अगर जोड़ दे तो 299 सीट आता है। कहने का मतलब पहले 389 इसमें सदस्य थे, अब इसमें एक कम 299 सदस्य, सॉरी एक कम 300 यानी कि 299 सदस्य रह गए, ठीक है। कमिश्नरी क्षेत्र में जो संख्या था पहले 4 था अब 3 रह गया। देसी रियासत का पहले 93 सीट था अब 70 रह गया। ब्रिटिश प्रांत का 292 सीट था अब 226 रह गया, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद देखिए, अगर अभी बताया गया था कि संविधान सभा में जो महिला है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अभी आपको बताया गया था कि संविधान सभा में टोटल 15 महिला थी, ठीक है। और जो प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का, इसमें टोटल 10 महिला भाग ली थी। और जो अंतिम बैठक हुआ इसमें टोटल 8 महिला भाग ली थी। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये इतना याद रखिएगा कि संविधान सभा में टोटल 15 महिला थी। इसके अलावा देखिए, अगर एकमात्र मुस्लिम महिला की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश से थी, जिनका नाम बेगम इजाज रसूल था। तो एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल कहाँ की रहने वाली? उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए, देसी रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट में एकमात्र महिला थी, जिनका नाम है एनी मस्करीनी। ये कहाँ की थी? तो श्रावणकोर की थी। तो एनी मस्करीनी श्रावणकोर की थी और ये देसी रियासत में एकमात्र महिला थी। वहीं अगर एकमात्र एससी महिला की बात कीजिएगा तो वह है आपका दक्षावनी वेलायुधन। तो अगर एससी एकमात्र एससी महिला की बात कीजिएगा तो वह है आपका दक्षावनी वेलायुधन। और ये कहाँ की थी? तो आपका मद्रास की। वहीं अगर अंतिम रूप से कितने महिला ने हस्ताक्षर किया तो 8 महिला ने, ठीक है। संविधान में टोटल 15 महिला थी। प्रथम बैठक में 10 आई, अंतिम बैठक में 8 आई। तो अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर मिलेगा वो 8 महिला का ही ना मिलेगा। आगे देखिए, अब हम लोग संविधान सभा की तो बात कर लिए हैं, अब हम लोग अंतरिम सरकार की बात करेंगे। अभी आपको बताया गया था कि जो आपका कैबिनेट मिशन भेजा गया था, तो कैबिनेट मिशन में 2 तरह का घोषणा होता है। एक घोषणा आपका संविधान सभा का घोषणा होता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे इसके बारे में, और इनका निर्वाचन होगा कि मनोनयन होगा, सारा कुछ उसमें डिटेल से लिखा हुआ था। वहीं जो दूसरा घोषणा किया गया था वो आपका अंतरिम सरकार का घोषणा किया गया था, यानी कि अंतरिम सरकार के बारे में। तो देखिए, जो आपका अंतरिम सरकार है, तो अंतरिम सरकार का जो गठन है, ये गठन आपका 2 सितंबर 1946 को किया गया था। यानी कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वे आपके वेवेल साहब थे, और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम जो सरकार बना था इसमें टोटल 15 सदस्य थे मंत्रिमंडल में। कितने सदस्य? 15 सदस्य। इसके बाद देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये अंतरिम सरकार के बारे में बोलते हैं कि एक देश की सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे थे। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं अंतरिम सरकार के बारे में कि एक देश की सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ये ठीक है। इसके अलावा देखिए, संविधान सभा की अगर बैठक की बात की जाए तो वो टोटल 167 बैठक होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और संविधान सभा का जो सत्र है ये टोटल 12 सत्र होता है। याद रखिएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, संविधान सभा की बात कर लिए हम लोग, अंतरिम जो है सरकार इसकी भी बात कर लिए। अंतरिम सरकार में जो है वो 12 सदस्यों का इसमें मंत्रिमंडल था। अंतरिम सरकार में कौन कौन व्यक्ति थे इनका जो लिस्ट है ये लुसेंट बुक में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी कुछ कुछ फैक्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग ये जाने कि जो आपका कैबिनेट मिशन है इसके तहत आपका एक संविधान सभा की बात की गई और एक आपका अंतिम सरकार का। तो संविधान सभा थोड़ा सा पहले पढ़ें और उसका कुछ पार्ट अभी आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और अंतिम सरकार की हम लोग बात कर चुके हैं। वहीं देखिए, जो अगर संविधान सभा की बात करें तो इसका जो पहला बैठक हुआ था ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका पहला बैठक कहाँ पे हुआ था? तो केंद्रीय सभा यानी कि सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुआ था 11 बजे। इसके बाद देखिए, प्रथम बैठक में कुल सदस्य कितने लोग शामिल हुए थे? तो 207 लोग। और प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 211, ठीक है। सत्र इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, प्रथम जो सत्र है वो स्टार्ट होता है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। कहने का मतलब है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक भी किया गया और इसी दिन संविधान सभा का प्रथम सत्र भी स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए, कुल जो बैठक है
ये 11 को कुल बैठक हुआ था प्रथम सत्र में। जब जो प्रथम सत्र है इसमें टोटल 11 को बैठक किया गया था। ठीक है, अब देखिए प्रथम जो बैठक किया गया था इसका जो आमंत्रण है, तो आमंत्रण कौन दिया था? तो H.B. आयंगर के द्वारा ये दिया गया था। तो H.B. आयंगर जो कि संविधान सभा के सेक्रेटरी भी थे, यानी कि सचिव थे, इनके द्वारा जो प्रथम बैठक किया गया था 9 दिसंबर 1940 को, तो इनके द्वारा ये आमंत्रण दिया गया था H.B. आयंगर के द्वारा। आगे देखिए, संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। क्यों? क्योंकि ये उस संविधान सभा में सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति यही थे। आगे देखिए, फ्रांस के संविधान से प्रेरणा लेकर जो J.B. कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम दिया। तो जब हम लोग फ्रांस की संविधान के बारे में देखते हैं तो उससे कुछ लोग ना एडमायर हो गए थे, और उसके बाद बताया गया था कि इनका जो अस्थायी अध्यक्ष है वो हम लोग अपने संविधान सभा में जो बैठे हुए सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को बनाते हैं। तो ये नाम जो रिकमेंडेड किए थे सबसे पहले वो थे आपके J.B. कृपलानी। इसके अलावा देखिए, आपको बताया गया था कि जब 1919 का एक्ट आया था तो 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट होता है और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक है आपका केंद्रीय विधानसभा या फिर विधान परिषद, और एक है आपका राज्य परिषद। ठीक है ना, एक आपका केंद्रीय विधान सभा या फिर केंद्रीय विधान परिषद, और एक आपका राज्य परिषद। और हम लोग ये भी जाने थे कि अभी हम लोग जैसे बात करते हैं, वर्तमान में केंद्र में 2 सदन है, यानी विधायिका का 2 सदन है, विधायिका यानी कि संसद, और संसद का 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी तरह पहले 2000 मतलब कि 1919 के एक्ट में भी ये प्रावधान किया गया था। तो जो हम लोग बात करते हैं, एक है आपका जब 1919 का अधिनियम आया था जिसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रारंभ हुआ था, तो इसमें एक अध्यक्ष भी होगा और एक आपका उपाध्यक्ष भी होगा। ठीक है, तो जो प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया था वो फ्रेडरिक वाइट को चुना गया था, और उपाध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो याद रखिए, केवल इतना याद रखिएगा कि 1919 में जो है वो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की प्रारंभ होती है। ठीक है, अब प्रांतों में द्वैध शासन का स्थापना होता है। अब देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसको शोक बैठक भी कहा जाता है, यानी कि शोक का बैठक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है प्रसन्न देव रेकुट, ये बंगाल के व्यक्ति थे, इनका मृत्यु हो जाता है उसी दिन। तो जब ये मृत्यु हो जाता है इनका, तो इस कारण से जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है इसको शोक का बैठक भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर प्रथम बैठक जो हुआ था तो प्रथम बैठक के अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे आपके फ्रैंक एंथोनी साहब। तो पहले जो उपाध्यक्ष वो थे आपके फ्रैंक एंथोनी साहब, और ये मनोनीत हुए थे। ठीक है, वहीं अगर प्रथम जो बैठक हुआ था, ठीक है ना, तो प्रथम बैठक का अगर उपाध्यक्ष को देखिए हम लोग, जो कि निर्वाचित हुआ था वो थे आपके S.C. मुखर्जी। तो अगर संविधान सभा के उपाध्यक्ष देखें, उपाध्यक्ष 2 तरह से देखेंगे, एक है आपका प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष और एक है आपके प्रथम निर्वाचित जो है वो उपाध्यक्ष। तो प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी साहब थे, वहीं प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष आपके S.C. मुखर्जी थे, S.C. मुखर्जी। तो संविधान सभा का 2 उपाध्यक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे, एक है आपका प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष और एक है प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद देखिए, पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अब दूसरा बैठक होता है वो है आपका 11 दिसंबर 1946 को होता है। तो जो आपका 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है, इसमें जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का, और जो संविधान सभा का अध्यक्ष है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो हम लोग देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। फिर जो संविधान सभा है इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये हम लोग जान गए। फिर हम लोग देखिए कि जो संविधान सभा का जो प्रथम उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष भी हम लोग 2 तरह से देखेंगे,
अगर मनोनीत की बात करें, मनोनीत उपाध्यक्ष संविधान सभा की, वो है आपके फ्रैंक एंथोनी साहब। वहीं अगर संविधान सभा की प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है आपके HC मुखर्जी। ठीक है। इसके अलावा देखिए संविधान सभा का जो सलाहकार है, ठीक है ना, तो वो है आपके BN राव। और अगर इनका पूरा नाम देखें तो वेनेगन नरसिंह राव। तो वेनेगन नरसिंह राव, जिनको शॉर्ट में हम लोग BN राव कहते हैं, ये आपके संविधान सभा के सलाहकार थे। तो संविधान सभा के बारे में हम लोग को ये जो है 4-5 पॉइंट याद रखना है। क्या क्या याद रखना है वो देखिए। संविधान सभा का एक अध्यक्ष था, कौन था वो देख लिए। संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी था, बना था शुरू में, कौन था वो देख लिए। संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष है वो मनोनीत कौन हुआ था वो देख लिए। संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो कि निर्वाचित हुआ था वो देख लिए। संविधान सभा का सलाहकार कौन है वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो सारा पॉइंट था ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। अब देखिए जो 13 दिसंबर है, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जाता है। और ये किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि JL नेहरू के द्वारा। ठीक है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये कितने पॉइंट में था, तो आपका 8 पॉइंट में ये उद्देश्य प्रस्ताव था। इसके बाद देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव JL नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। फिर 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया 1946 में और इसको एक्सेप्ट किया 1947 में, 13 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। अब देखिए जो संविधान सभा बनी थी इसमें ना कई सारी समितियां थी, तो कुछ बड़ी बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी छोटी समितियां थी। तो अगर हम लोग बड़ी बड़ी समितियों की बात करें तो बड़ी बड़ी समितियों में भी सबसे इम्पोर्टेंट समिति था वो था आपका प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति सबसे इम्पोर्टेंट समिति था। प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। जो आपका प्रारूप समिति है जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसका जो गठन है ये आपका 29 अगस्त 1947 को होता है। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष रहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा इसमें जो ये समिति था प्रारूप समिति, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। एक सदस्य आपके अध्यक्ष थे जो कि BR अम्बेडकर थे। इसके अलावा देखिएगा तो इसमें एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है N गोपाल स्वामी अयंगर। N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे व्यक्ति है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे व्यक्ति है KM मुंशी, जो एकमात्र कांग्रेसी इसमें शामिल थे। एक और व्यक्ति थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे। एक व्यक्ति है आपके BL मित्र, जो कि त्याग पत्र दे देते हैं। इसके बाद N माधवराव BL मित्र के जगह पे आते हैं। एक है आपके DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद TT कृष्णमाचारी ड्राफ्ट कमेटी में आते हैं। तो ड्राफ्ट कमेटी में टोटल आपको 8 नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नाम तो त्याग पत्र देने के कारण ऐड हुआ और एक नाम आपका मृत्यु होने के कारण ऐड हुआ। तो टोटल इसमें 8 नहीं 9 नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन देखिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को, अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, जो अन्य व्यक्ति N गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एकमात्र कांग्रेसी KM मुंशी, एकमात्र मुस्लिम सैयद मोहम्मद सादुल्ला। BL मित्र के बारे में याद रखिएगा जो त्यागपत्र दे देते हैं। इसके जगह पे N माधवराव आते हैं। उसके बाद देखिएगा DP खेतान, इसका मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा इसके जगह पे फिर TT कृष्णमाचारी आते हैं। तो ये आपका प्रारूप समिति खत्म हो गया। अब देखिए प्रारूप समिति के बारे में देखिए कि जो प्रारूप समिति है ये समीक्षा समिति थी एक तरह से, और ये पूरे संविधान का प्रारूप भी ये तैयार की थी। देखिए
अगर हम लोग प्रारूप समिति की बात करें तो ये प्रारूप समिति जो है ना, इसका जो पूरा नाम है वो प्रारूप संविधान समीक्षा समिति था। प्रारूप समिति का पूरा नाम क्या है? प्रारूप संविधान समीक्षा समिति। ठीक है। और अपना पहला प्रारूप पेश किया ये 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, और अपना पहला ही मॉडल यानी कि पहला ही जो प्रारूप वो पेश कर दिया 21 फरवरी 1948 को, इतना जल्दी। उसके बाद प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं कि जो प्रारूप समिति है ये संविधान का प्रारूप बनाता है। कब? 1947 को। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये पहला जो संविधान का प्रारूप बनाया गया था वो आपका B.N. राव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। तो B.N. राव के द्वारा बनाया गया था, फिर इसको ना एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आपको भी बताया गया था कि जो संविधान सभा है इसके सलाहकार आपके वेनेगल नरसिंह राव है, यानी कि B.N. राव है, ये आपके सलाहकार थे। और यही संविधान का पहला प्रारूप भी तैयार करके देते हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए संविधान सभा में कुछ बड़ी बड़ी भी समितियां थी और कुछ कुछ छोटी छोटी समितियां थी। अगर बड़ी बड़ी समितियों की बात करें तो एक है आपका संघ शक्ति समिति, ये सबसे बड़ी समिति थी बड़ी समितियों में, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। एक है आपका संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष नेहरू। एक है आपके प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद देखिए मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी ये जो परामर्श संबंधी जो समिति थी इसके अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार अगर उप समिति की बात करें तो उप समिति आपका JB कृपलानी थे। और अगर अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो ये आपका SC मुखर्जी थे। देखिए क्या बोले हम, एक बताए मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, ये किसके अंतर्गत? सरदार पटेल के अंतर्गत। अब मौलिक अधिकारों का भी उप समिति होगा और अल्पसंख्यक का भी उप समिति होगा। तो मूल अधिकारों यानी कि मौलिक अधिकारों का उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यकों का भी उप समिति SC मुखर्जी। वहीं अगर प्रक्रिया नियम समिति देखें तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। और राज्यों के लिए समिति देखें यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी ये आपके JL नेहरू थे। ठीक है ना। और वहीं अगर हम कार्य संचालन समिति की बात करें या फिर संचालन समिति देखें तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कहने का मतलब है अगर समिति की बात करें तो एक आपके नेहरू साहब, ठीक है ना, एक आपके राजेंद्र बाबू। नेहरू साहब के अलावा देखिएगा एक आपका राजेंद्र साहब, ठीक है ना, ये देखिए नेहरू राजेंद्र। अगर हम लोग राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद 1 2, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद 2 में राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद का 2 समिति है। नेहरू की बात करें तो नेहरू का 3 समिति है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग अम्बेडकर की देखें तो अम्बेडकर का 1 समिति था, प्रारूप समिति। उसके अलावा अगर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात की जाए तो पटेल का भी 2 समिति है। तो 3 2 5 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 बड़ी बड़ी समितियाँ थी। ठीक है ना। आगे देखिए राजेंद्र प्रसाद का 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये 3-4 नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि जो बड़ी बड़ी समितियाँ थी इनके बारे में। इसके अलावा देखिए संविधान में कुछ छोटी छोटी समितियाँ भी थी। तो छोटी समितियाँ में एक पहला समिति है वो है आपका संविधान सभा के कार्य संचालन समिति। ये आपका GV मावलंकर साहब थे इसके अध्यक्ष। और अगर GV मावलंकर का पूरा नाम देखें तो वह है आपका गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। अगर हम लोग संचालन समिति देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान सभा के कार्य संचालन समिति देखें जो कि आपका छोटी समितियों के अंतर्गत आता है तो इसके अध्यक्ष आपके GV मावलंकर साहब थे। वहीं अगर हम लोग कार्यों संबंधी समिति की बात करें तो डॉक्टर KM मुंशी थे। ठीक है ना, KM मुंशी। और इनका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल मुंशी। क्या नाम है? कन्हैयालाल मुंशी। वहीं अगर हम लोग सदन समिति देखें तो सदन समिति आपका पट्टाभी सितार मैया थे। और अगर राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति था, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये भी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो ये छोटी छोटी समितियाँ थी। अब देखते हैं हम लोग संविधान के वाचन यानी कि संविधान का रीडिंग कब कब किया गया, कब कब इसको सुनाया गया था।
तो जो आपका प्रथम वाचन था ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये चला था, यानी कि मात्र 5 दिन। इसको हम लोग सबसे छोटा वाचन भी कहते हैं, मात्र 5 दिन चला था। इसके बाद जो द्वितीय वाचन है ये आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, और ये सबसे बड़ा वाचन था, और ये 11 महीना चलता है। 11 महीना आपका स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर 1948 को और चला था 17 अक्टूबर 1949 को, पूरा 11 महीना। अब देखिए लगभग 11 महीना। इसके अलावा देखिए जो तृतीय वाचन है, तृतीय वाचन जो है वो आपका 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट होता है और आपका 26 नवंबर 1949 को ही ख़त्म हो जाता है। और ये मतलब कि थोड़ा ठीक ठाक चलता है। 14 तारीख को स्टार्ट होता है, मतलब कि उधर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो इधर आपका 7 दिन और उधर आपका 6 दिन, यानी कि टोटल 13 दिन चलता है। और इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वाचन। ठीक है, तो संविधान का 3 वाचन हुआ, यानी कि 3 रीडिंग हुआ। पहला जो था वो 5 दिन चला, दूसरा 11 महीना चला, तीसरा जो है वो आपका वो 11-12 दिन चला था। इसके बाद देखिए जो संविधान जो है, तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ तो इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, यानी कि एडॉप्ट किया गया। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। तो जो संविधान बन के तैयार हुआ था तो इसको एक्सेप्ट किया गया, यानी कि एडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर संविधान को लागू किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक ना, इसको एग्जीक्यूट किया गया, यानी कि लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को इसको हम लोग एडॉप्ट किए और 26 जनवरी 1950 को इसको हम लोग एग्जीक्यूट किए, यानी कि लागू किए। तो लागू और अंगीकार दोनों अलग वर्ड हैं। इसके बाद देखिए संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ अन्य और भी कार्य थे, वो क्या क्या था वो देखिए। वो था आपका 24 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए और इसके ठीक 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत इन दोनों को एक्सेप्ट किया गया। तो राष्ट्रगान और आपका राष्ट्रगीत इन दोनों को 24 जनवरी 1950 में ही, यानी कि संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले इसको संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को। और ठीक 2 दिन पहले ही, यानी कि संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले ही डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है ये भारत के राष्ट्रपति बने, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक ना, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक ना, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा देखिए 26 नवंबर 1949 को जो हम लोग बात करते हैं ना कि जिस दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया था, यानी कि लागू किया गया था, सॉरी संविधान को अंगीकार किया गया था, यानी कि अंगीकृत किया गया था, वो आपका 26 नवंबर को, लेकिन लागू किया हम लोग इसको 26 जनवरी 1950 को। ये बताया गया था कि 26 नवंबर को सारे अनुच्छेद नहीं लागू कर दिए गए थे, कुछ कुछ को ही लागू किया गया था। तो संविधान का जो अंतिम वाचन हुआ था, तो अंतिम वाचन जो हुआ था, जब खत्म हुआ था संविधान का अंतिम वाचन, कब से कब तक चला था? तो आपका 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक चला था, जिसको हम लोग अंतिम वाचन भी कहते हैं, तृतीय वाचन को। तो इसी अंतिम वाचन में ही संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। और इसमें जो संविधान है इसको आंशिक रूप से, यानी कि थोड़े सा ही इसको लागू किया गया था। कितना अनुच्छेद? तो टोटल 16 अनुच्छेद इसका लागू किया गया था। कौन कौन? आपका वो देखिए कौन कौन अनुच्छेद लागू किया था। देखिए आपका है 5, 6, 7, 8, 9, फिर आर्टिकल 60, फिर आर्टिकल 324, 366, 367, 379, फिर आपका 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये जितने भी अनुच्छेद है इनको, ये टोटल 16 अनुच्छेद है। और इन जो 16 अनुच्छेद है इनको आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर को ही, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था उसी दिन। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हम लोग एक और थोड़ा सा है, वो इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए जो आपका संविधान है इसको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया, यानी कि एग्जीक्यूट किया गया।
पहले तो 16 को पहले तो हम लोग बात करते हैं 16 को आर्टिकल लागू किया गया 26 नवंबर को। उसके बाद 26 जनवरी को पूरा हम लोग लागू कर दिए। अब देखिए भारत के संविधान में अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए कितने सदस्यों का, तो 284 जो सदस्य हैं इनका इसमें सिग्नेचर किया हुआ है। अब देखिए संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक की बात की जाए तो जो अंतिम बैठक हुआ था वो आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और 24 जनवरी को 3 काम हुआ। एक आपका राष्ट्रगान को अपनाया गया, एक आपका राष्ट्रगीत को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी देश का राष्ट्रपति चुना गया। वहीं अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक देखें तो आपका 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग का जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि जो आपका झंडा है, इस झंडे को यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो वो आपका है 22 जुलाई 1947 को ही। तो 22 जुलाई 1947 को हम लोग का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, इसको अपनाया गया था। अब देखिए संविधान बनने में जो समय कितना लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। और इसका जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 तक ये बैठक किया जाता है। इसके अलावा देखिए संविधान बनने से लेकर लागू होने तक कितना समय लग गया, तो आपका 3 साल 1 महीना 16 दिन, यानी कि 9 दिसंबर 1996 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का अगर डेट देखें, ठीक ना। मतलब अगर संविधान का अगर बात करें, जो पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर को, वहाँ से लेके जो अंतिम बैठक हुआ तृतीय वाचन, जब हम लोग बात करते हैं 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर, यानी कि जो 26 नवंबर तक के अगर हम लोग देखें तो आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। लेकिन अगर हम लोग 26 जनवरी वाला काउंट करें तो आपका 3 साल 1 महीना 16 दिन होगा, ठीक है ना। ये डेट याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा संविधान बनने में अगर टोटल खर्च की बात करें तो आपका 63,96,729 रुपया हुआ, यानी कि लगभग 64 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ था। तो 63,96,729 रुपया टोटल खर्च हुआ था, यानी कि 64 लाख। इसके बाद देखिए संविधान की जो मूल प्रति थी यानी कि ओरिजिनल जो इसका कॉपी है, ये हिंदी में भी है और आपका इंग्लिश में भी है। संविधान को हाथ से लिखा गया है, ठीक ना। तो ये कौन लिखे हैं, तो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा मधुबनी बिहार में इसको लिखा गया था, ठीक है ना। और ये शांति निकेतन से इसको पढ़ा गया था। लिखने में अगर जो संविधान बनने में समय अलग लगा था, लेकिन जो बन गया संविधान उसको लिखने में समय लगा था 6 महीना, ठीक ना। और अगर पेज की बात की जाए तो इसमें टोटल 251 पेज है। और अगर शब्द की बात की जाए तो इसमें टोटल 1,17,369 इसमें शब्द हैं। और अगर वज़न की बात करें तो आपका 3.75 kg है, यानी कि 3.25 kg है। वहीं अगर संविधान में जो सजावट किया गया है, तो सजावट की बात करें तो ये आपका नंदलाल बोस है, ठीक है ना, जो इसमें सजावट किए थे संविधान में, ठीक है ना। और ये कहाँ से थे, तो आपके शांति निकेतन यहीं से थे, शांति निकेतन बिहार से थे, मधुबनी बिहार से थे, जहाँ से आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भी थे, जो कि संविधान को लिखे थे, ठीक ना। तो यहाँ तक ये हम लोग का है कि संविधान बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे संविधान, भारत का जो संविधान है इसमें क्या क्या है, कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, कितने अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको ठीक लगा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग समझे कि जो भारत में जो संविधान सभा है इसकी जो क्या विकास यात्रा रही है और किस तरह से हम लोग का जो संविधान बनने के पीछे कितना सारा परिश्रम किया गया था हमारे महाअनुभवों के द्वारा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।